हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है फ्रेंड्स? ये क्लास 9th का सिलेबस है और क्लास 9th के सिलेबस में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो होती है वो है इसकी हमको पहचान होनी चाहिए मित्रों। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है मुझे पहचान नहीं मालूम है, अच्छे से पूर्ण रूप से नहीं क्लियर है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग देख लें मित्रों। इसके बाद जो है हम आपकी बताने वाले हैं इसकी पहचान के बारे में। मतलब पास्ट इंडेफिनिट जो होता है, मतलब पास्ट का मतलब ये होता है बीता हुआ, और इंडेफिनिट माने में मतलब भूतकाल में जो बीत गया हो उसी को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसकी पहचान की बात करते हैं मित्र, तो यहाँ पे जो है हम पहचान आपको बता दिए हैं कि इस काल के हिंदी वाक्यों के, मतलब इस काल के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में मतलब किसके अंत में कह रहा है? क्रियाओं के अंत में मैंने कहा। तो क्रियाओं के अंत में मैंने क्या कहा कि था, ता था, या लिया था, दिया था, किया था, या अर्थात ये भी आ सकता है, आ सकता है, ए आ सकता है, ई आ सकता है, था आ सकता है, थी आ सकता है, थे आ सकता है, मतलब। और इसी में एक चीज़ मैंने लिखना भी भूल गया मित्रों, इस टेंस में सका या सकी भी आता है। सका या सकी या सके भी आता है इस टेंस में, इस काल में आता है मित्रों। अब मान के चलिए ऐसा भी वाक्य हो सकता है कि मैंने आपको केवल 5 रुपये दे सका, तो ये वाक्य हुआ कि नहीं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मित्रों हुआ। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यदि वाक्य हो गया तो मुझे इसका बनाना तो पड़ेगा ही। या मान लीजिए कन्फ्यूजन आ गया कि आपके मन में कि मैं आपको 10 रुपये दे सका हूँ, तो बाद में जब शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग पहचान की बात करेंगे, तो अगर आपको नहीं मालूम रहेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक टेंस को क्लियर कर लेंगे और सका सकी वाला वाक्य को आप नहीं पढ़े रहेंगे, तो आपके बीच में दिमाग में ये आ जाएगा कि ये कहाँ से आया। इसलिए मेरे दिमाग में पहले से आया कि मैं क्यों ना हूँ आप लोग को पहले से ही क्लियर करा दूँ मित्रों। इसके बाद जो है हमने आपको पहचान बता दिया। अब हम बात ये करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में जो होता है कार्य भूतकाल में मतलब समाप्त हो जाता है। भूतकाल का मतलब वो नहीं जो रात में सपना देखते हैं, वो नहीं होता है। सपने वही होते हैं जो मुझे सोने नहीं देता है। जैसे एक मोटिवेशनल वीडियो तमाम लोग उसमें डालते हैं, तो मेरे कहने की मतलब ये है मित्रों कि आप लोग पढ़ाई के मायने में, स्टडी के मायने में आप लोग हार्ड वर्किंग मतलब कठिन से कठिन परिश्रम कीजिए। मैं वो कहता हूँ कि सपन वो नहीं होता है जो मैं सोते हुए देखता हूँ, सपन वो होता है जो मुझे सोने नहीं देता मित्रों। इसी वीडियो पे हम इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो बात हुई है कार्य भूतकाल में समाप्त हो जाता है, मतलब बीते हुए समय में ये समाप्त हो जाता है, मतलब बीत गया है। ठीक है मित्रों। इसके बाद बात आती है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है पहले क्या होता है कि इन वाक्यों को बनाने में कर्ता के पश्चात, मतलब कर्ता के बाद हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं मित्रों। एक चीज़ और आप लोग जान जाइए, अगर कहीं ट्रांसलेट आपको बनाना होगा तो प्रेजेंट के चारों स्ट्रक्चर के बारे में मैं बता चुका हूँ, पास्ट के भी बता चुका हूँ, फ्यूचर के भी बता चुका हूँ। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर किसी टेंस में अगर सेंटेंस हम बनाते हैं तो खाली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य होगा जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। अदरवाइज किसी भी सेंटेंस में या एनी पर्सन किसी भी सेंटेंस में जो है हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे मित्रों। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमने क्या कहा। हमने यही आपसे कहा कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है खाली हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं और भी किसी भी सेंटेंस में इसके बाद हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं मित्रों।
अब यहाँ तक आप लोग को तो बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। इसमें हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब सहायक क्रिया कैसी, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैं बता चुका हूँ इजेमार। इजेमार आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सहायक क्रिया हुए कि नहीं हुए, पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट नहीं, मैं प्रेजेंट परफेक्ट में बताया हूँ हैज या है, वो आपका क्या हुआ, और उसमें भी यही आपका क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो और उसके बाद में मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बता चुका हूँ कि उसमें भी हैज या है प्लस बीन का मैंने बताया है। तो ये आपके क्या उसमें हेल्पिंग वर्ब हुए, सहायक क्रिया हुए। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि हम किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग इस टेंस में अफर्मेटिव में हम नहीं करते हैं मित्रों। इसके बाद आती है बात रूल पे। रूल पे देखिए कि इसकी रूल क्या होती है मित्रों। ट्रांसलेट बनाने के लिए जो है सर्वप्रथम हमको पहचान की आवश्यकता होती है और उसके बाद जो है हमको रूल की आवश्यकता पड़ती है मित्रों। और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है जैसे सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ या हेल्पिंग वर्ब हुआ या ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये सब चीज़ें आप लोग को पहले से पता होनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट है और कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। ये चीज़ें पहले से आप लोग को तैयार होनी चाहिए मित्रों। इसके बाद जो हम रूल पे बात करते हैं, रूल इसका बहुत सिंपल होता है, बहुत छोटा होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि देखकर रूल को हंसने लगते हैं। अब हंसने लगते हैं कि सर इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो छोटा है, तो छोटे रूप से तैयार करें, छोटा भी वाक्य भी रहेगा इसमें। तो इसके बाद रूल पे हम बात करते हैं मित्रों। यहाँ पे इसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, यही रोल हो जाएगा मित्रों। फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का रोल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आपका यही रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसके बाद में यहाँ पे क्या आता है, एक एग्जाम्पल मैं उठाता हूँ मित्रों। एग्जाम्पल तौर पे मैं कल दिल्ली गया था। मैंने सर्वप्रथम मैंने इसमें क्या कहा कि इसकी पहचान आप लोग ज्ञात कर लें। सर्वप्रथम क्या कर लें, इसकी पहचान। तो मैंने इस टेंस में बताया कि कहीं या लास्ट में आया कि नहीं आया है। अगर या आया होगा तो देख लीजिए ये मेरा इस टेंस का वाक्य हुआ, या लिया था या था थी। मतलब यहाँ पे या लास्ट में आया तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। आपको क्लियर हो गया। अब मान के चलिए इस रूल को हमको फॉलो करके इस सेंटेंस को बनाना है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है मित्रों, यहाँ पे आई है मैं, तो क्या हो जाएगा आई। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया मित्रों। यदि हेल्पिंग वर्ब दिया होता तो मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करता मित्रों, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं दिया। इसके बाद में हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब की कौन सी बात आती है, वर्ब जो कार्य करता है, किसी की अवस्था के बारे में बता रहा है कि कहीं जा रहा है या खा रहा है या पी रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, सो रहा है, तो ये आपका क्या होता है, वर्ब होता है मित्रों। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जा रहा है, मतलब दिल्ली गया, तो क्या हो जाएगा, जाना का सेकंड फॉर्म गो वेंट हो जाएगा मित्रों। तो यहाँ पे वेंट कर देंगे और उसके बाद में जो है वांट होगा कि वेंट होगा, वेंट होगा, WENT होगी सॉरी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, WENT टू, मतलब कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, गॉन टू दिल्ली। कब जाता है, मतलब कल जाता है मित्रों। ये चीज़ कन्फ्यूजन बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कन्फ्यूजन आपको हमेशा मिलती है। यदि वो फ्यूचर टेंस में लिखा रहेगा कल, तो वहाँ पे जो है हम टुमारो लगाएंगे कल की मीनिंग, और यदि पास्ट में रहेगा तो हम यस्टरडे लगाएंगे। बात आपको क्लियर होगी। ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लास्ट तक बने रहें, मेरी वीडियो को पूरा देख कर ही। और तो यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट आपका क्या है, दिल्ली। तो दिल्ली तो मैंने लिख दिया। फिर कहाँ, कब जा रहा है, कल जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, यस्टरडे। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, यस्टरडे हो जाएगा मित्रों। इसके बाद में जो है हमने एक सांप मारा, हमने एक सांप मारा, तो हमने एक सांप मारा, इसकी मीनिंग क्या होगी, देखिएगा, हमने एक सांप मारा तो हो जाएगा वी, और उसके बाद में वर्ब आपका क्या है, मारा, तो किल्ड, KILLED किल्ड। क्या मारा, एक सांप मारा, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्नेक। स्नेक माने सांप होता है ना, तो स्नेक यहाँ पे हम लिख देंगे। अब ये क्या कह रहा है कि वे हमारे घर आए, मतलब कौन आया, वे के मतलब हमारा मित्र भी हो सकता है,
ये नात बात हो सकते हैं, ये अंकल भी हो सकते हैं, तमाम चीज़ जो रिलेशन संबंधित आपके रिलेटिव संबंधित होते होंगे वो आ सकते हैं आपके यहाँ। तो क्या लिखेंगे दे। फिर यहाँ पे आना का मीनिंग क्या होता है मित्रों? आने का मीनिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो वो हमारे यहाँ आए, हमारे घर आए। किसका माने होता है? कम। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सेकंड फॉर्म केम। क्या हो जाएगा मित्रों? केम हो जाएगा। फिर हमारे घर का क्या होगा? आवर। होम लिख सकते हैं या हाउस लिख सकते हैं, तो आप हमारे घर के लिए लिख देंगे होम। मित्रों आज आप लोग को समझ में आई होगी कि वे हमारे घर आए, तो दे केम आवर होम। यहाँ पे केम का प्रयोग में क्यों किया हूँ? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म कम होता है, सेकंड फॉर्म केम होता है और फिर कम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया। क्यों? और हमारे का अंग्रेजी आवर होता है और घर का क्यों होम लिखे हैं। हाउस भी होता है, लेकिन आपकी इच्छा जिससे अपनी इच्छा अनुसार कहीं हाउस का भी प्रयोग होता है, कहीं होम का भी प्रयोग होता है और कहीं हट का भी प्रयोग होता है। माने झोपड़ी होती है, होम माने भी होता है। तो बात यहाँ तक आती है। अब देखिए मित्रों, यहाँ मुझसे एक चीज़ मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे मेरी सहायता की इतना आया, लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस को मुझे जोड़ना था तो मिस्टेक हो गया था, मैं इसको मिटा दिया था और फिर से उस सेंटेंस को मैं क्या करता हूँ? जोड़ देता हूँ। तो उस सेंटेंस को जोड़ने के लिए फिर क्या कह रहा है कि तुमने मेरी सहायता की, तुमने मेरी सहायता की। अब मित्रों तुमने का मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? यू। फिर क्या बचा आपका वर्ब? सहायता का हेल्पेड, कि इसकी की मेरी, तो क्या आएगा? हेल्पेड मी। मित्रों आपको उम्मीद करते होंगे कि आपको अफर्मेटिव मतलब पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके आप मुझे बता सकते हैं। मित्रों इसके बाद में हम बात करने वाले निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस आपको ज्ञात करना है। तो निगेटिव सेंटेंस जो है क्या होता है? नकारात्मक वाक्य होता है। मतलब यदि वाक्य के बीच में, सेंटेंस के बीच में अगर नहीं शब्द आ जाए तो उसे नकारात्मक वाक्य हम क्या कहते हैं मित्रों? तो जैसे हम कहते हैं कि राम खाना नहीं खाया, तो बीच में नहीं आया। जैसे आपसे पापा कहे कि आप दिल्ली जाओगे, तो आपने कहा कि जाओ मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो नहीं होगा। नकारात्मक मतलब नकार रहे हैं, मतलब उसको नकार रहे हैं। जैसे हिंदी में आप लोग कहते हैं, देहाती भाषा में कहते हैं कि हम नकार रहे हैं, नहीं जाएंगे, तो यही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे खड़ी भाषा का उच्चारण हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं जाएंगे। तो सर्वप्रथम सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस का मैं आपको स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ और इसकी पहचान बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसकी पहचान जो होती है, इन वाक्यों को बनाने के लिए, मतलब इन वाक्यों को बनाने के लिए कर्ता के बाद, मतलब किसके बाद में मित्रों? कर्ता के बाद जो होता है हम डिड नॉट का प्रयोग कर देते हैं, और डिड नॉट का प्रयोग करने के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग करते हैं। देखिए हम पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की दूसरी अवस्था की बात कर रहे थे, मतलब सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में मैंने वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में जो होता है, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है मित्रों कि इसमें जो है हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करें, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सॉरी मित्रों। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि सब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा? फिर डेड हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, फिर क्या आपका बचा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मित्रों अब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव है, वाक्य है। तो आप वाक्य को देखिए, राम ने तुम्हें गाली नहीं दिया था, मतलब राम ने तुम्हें गाली नहीं दिया। तो राम कभी किसी को गाली दे ही नहीं सकते। आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम है, इसलिए गाली दे नहीं सकते। और आज तक जो है रावण को, भगवान राम सीता को, माता सीता को लेके गया रावण, लेकिन राम ने जो है उनको गाली नहीं दिया। प्रभु श्री राम ने उनको आज तक गाली नहीं दिया, लेकिन बड़े आदर सत्कार से वो गए, युद्ध पे चढ़ाई किए, तमाम चीज़ें आप लोग जानते हैं, रामायण देखे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं राम। बहुत प्यारा नाम है, मेरे हृदय में हमेशा सुबह शाम निवास करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? राम। इसके बाद जो है फिर हम किसका प्रयोग बताएं? डिड का प्रयोग किया है, डिड प्लस क्या बचा? नॉट। मित्रों इसके बाद में फिर क्या बचा? दिया। किसका माने? अब्यूज्ड, ABUSED।
ABUSE एब्यूज। एब्यूज मतलब क्या, एब्यूज माने क्या होता है, गाली होता है। किसको दिया, तुम्हें दिया, तो क्या हो जाएगा यू। मैंने राम तुम्हें गाली नहीं दिया। ये आपका वाक्य मित्रों यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं सीता ने खाना नहीं पकाया। मतलब सीता ने खाना नहीं पकाया, तो यहाँ पे सीता, देखिए राम का नाम भी आ गया तो सीता के नाम, सीता माता का भी नाम आ गया मित्रों। अब सीता माता की जय हो। तो सीता, जहाँ राम रहते हैं तहाँ सीता रहते हैं, आप लोग जानते हैं। अगर कहीं राम लिखा होगा तो वहाँ पे सीता लिखा रहेगा, सीताराम। मंदिर में आप अयोध्या में जाते हैं तो सीताराम का नाम लगाए रहते हैं, नारा लगाए रहते हैं। रात दिन 24 घंटा सीताराम करते हैं, तो वहाँ में राम लिखा हो तो माता सीता का नाम तो लिखना ही पड़ेगा मित्रों। इसके बाद जो है हम यहाँ पे लिखेंगे सीता, क्या आपका सब्जेक्ट सीता हो जाएगा। फिर क्या बचा, डिड प्लस क्या बचा, नॉट। फिर क्या बचा, वर्ब का फर्स्ट वर्ब। अरे माता सीता खाना पका रहे हैं, अरे हो ही नहीं सकता, माता सीता तो अयोध्या की रानी थी, वो खाना कहाँ से पकाएंगी, और खाना तो पका ही नहीं, किसी के यहाँ रसोईया में खाना बनाने गई ही नहीं थी, तो खाना कैसे पकाएंगी, कहने की बात है मित्रों। तो यहाँ पे जो है सीता डिड नॉट, क्या होता है पकाना का, कुक, क्या बना रही हैं, खाना, तो क्या हो जाएगा, द फूड मित्रों। इसके बाद क्या है, हम बस्ती गए थे, मतलब हम बस्ती गए थे। तो अगला वाक्य हम बस्ती गए थे, तो बी गो, हम बस्ती नहीं गए थे, सॉरी हम बस्ती नहीं गए थे, तो क्या हो जाएगा, बी गो, डिड नॉट क्या रहेगा, हम बस्ती नहीं गए थे, तो किसका माने जाना होता है भाई, अच्छा सॉरी एक मिनट, यहाँ पे हम कुछ कन्फ्यूजन मुझसे हो रहे थे, कुछ मिस्टेक हो रही थी। तो यहाँ पे हम बस्ती नहीं गए थे, तो क्या हो जाएगा, बी डिड नॉट। क्या रूल में आपके क्या है, पहले सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग किया हूँ, फिर नॉट का प्रयोग किया हूँ मित्रों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, फिर नॉट हो जाएगा। फिर आपका जाना का क्या हो जाएगा, गो टू, मतलब कहाँ नहीं गए थे, बस्ती नहीं गए थे, कहाँ नहीं गए थे, बस्ती। मित्रों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद जो है तुम सच नहीं बोलते हो, मतलब तुम सच नहीं बोलते हो। अरे भाई कौन कहता है मैं सच नहीं बोलता हूँ, सच बोल के तो पढ़ा रहा हूँ, कौन कहता है। तो देखिए यहाँ पे वो सब्जेक्ट क्या है, यू। इसके बाद फिर क्या बचा, डिड नॉट स्पीक मतलब सच बोलने का, तो द ट्रूथ। मित्रों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी इसमें आपको कहीं भी अगर वीडियो में मेरे प्रॉब्लम आ रहा होगा, कहीं भी दिक्कत हो रही होगी, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। और छोटी से छोटी गलतियाँ अगर इस वीडियो में कहीं मिल रही होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर मुझे आप बता सकते हैं। और अगर आपको कहीं से सल्यूशन पाने में दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 9792282740 पे कॉल करके जो है मुझसे बातचीत आप करके जो अपने वीडियो को सल्यूशन आप पा सकते हैं मित्रों। इसके बाद जो है मित्रों हमने ये पार्ट 1 बनाया था, ये मेरा पार्ट 1 वीडियो था पास्ट इंडेफिनिट का। अब पास्ट इंडेफिनिट का जो है और हम अब पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो आपको एक दिन बाद फिर उसको हम प्रोवाइड करा देंगे। और इसके बाद जो है मित्रों मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें मित्रों। जय हिंद, जय भारत।